बांग्लादेश में फिर कट्टरपंथियों ने हमला किया है। मशहूर रॉकस्टार जेम्स के लाइव कॉन्सर्ट पर हमला किया गया। कट्टरपंथी भीड़ ने कॉन्सर्ट में जमकर तोड़फोड़ की है। फरीदपुर में रॉकस्टार जेम्स का एक कॉन्सर्ट हो रहा था, बड़ा कार्यक्रम था और कार्यक्रम के दौरान कट्टरपंथियों ने ईंट चलाए, पत्थर फेंके। मशहूर रॉकस्टार जेम्स ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। बांग्लादेश में ऐसे हमले की उम्मीद पहले से ही की जा रही थी। मानो पहले तय था कि कॉन्सर्ट पर हमला, क्योंकि बांग्लादेश अब वो बांग्लादेश नहीं रहा जहां संगीत के फनकारों को नवाजा जाता हो। अब बांग्लादेश पर कट्टरपंथियों का कब्जा है। ऐसे में लाजमी है कि शरीयत कानून हावी होगा और उसी का नतीजा ये था हमला। यूनिस सरकार जब से बांग्लादेश में काबिज हुई है, बांग्लादेश के चरित्र में बदलाव आ गया है। धर्मनिरपेक्षता को गुनगुनाने वाला देश कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक हो गया है। यही वजह है कि फरीदपुर में आयोजित कॉन्सर्ट में जमकर तोड़फोड़ हुई और इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिस्ट जिहादी ग्रुप ने ले ली। आपको बता दें कि इस्लामिस्ट जिहादी ग्रुप ने संगीत को हराम घोषित कर दिया, लेकिन इसी ग्रुप ने पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम के कॉन्सर्ट की इजाजत दी। ऐसे में साफ है कि ऐसे ग्रुप का ना तो दीन है और ना ही ईमान, और ऐसे ग्रुप को यूनिस सरकार की तरह से शह मिल रही है, जिसका नतीजा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की लगातार हालात खराब हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। देश के कोने कोने से बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर आवाजें उठाई जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता एक अलग ही राग अलाप रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अलवी इनमें भारत को घसीट रहे हैं। इतना ही नहीं, राशिद अलवी ने भारत के शेख हसीना को शरण दिए जाने पर भी सवाल खड़ा कर दिया। जल रहे बांग्लादेश में निशाने पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं। जिहादी गैंग ने पहले दीपुदास को पीट पीट कर मार डाला और जिंदा जला दिया। बिल्कुल उसी पैटर्न पर अमृत मंडल की भी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। सिर्फ दिसंबर महीने में 11 हिंदुओं की हत्या हुई। हिंदुओं के 100 से ज्यादा घर जला दिए गए। हिंदुओं को घरों में बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश हुई। हिंदुओं के करोड़ों की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया। साल 2024 में बांग्लादेश में हुए गृह युद्ध में भी हिंदुओं को टारगेट किया गया था। शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली। जमात और कट्टरपंथियों को हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने की मानो खुली छूट दे दी। उस समय सैकड़ों हिंदुओं की हत्या हुई और हजारों हिंदुओं के घर जलाए गए, लेकिन यूनुस सरकार कार्रवाई करने के बजाय मौन रही। बांग्लादेश में आम चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही फिर से माहौल बदला। ढाका में अचानक संदिग्ध हालत में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या हो गई और फिर से हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए। हैरानी इस बात को लेकर के है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी इसमें भी भारत को घसीट रहे हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बांग्लादेश के अंदर किसी की लिंचिंग इसलिए की जाए कि वो हिंदू कम्युनिटी से है, इससे ज्यादा घिनौनी बात कुछ नहीं हो सकती है। दुनिया के अंदर कहीं भी लिंचिंग होती है, वो बांग्लादेश हो कि भारत हो, वो निंदनीय है और इससे पूरे देश की छवि पूरी दुनिया के अंदर खराब होती है। राशिद अलवी ने सिर्फ भारत को घसीटा ही नहीं, बल्कि शेख हसीना की भारत में शरण लेने पर भी सवाल खड़े किए। बांग्लादेश की राजनीति न करें। अगर उन्हें भारत सरकार, बीजेपी की सरकार इजाजत देती है कि दिल्ली में रह के बांग्लादेश की राजनीति करेंगी, तो भारत के और बांग्लादेश के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं हो सकते हैं। और आज जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है हमारे खिलाफ, वो होता रहेगा। मेरी समझ से बाहर है कि क्या भारत सरकार के अंदर इतनी समझदारी नहीं है। भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते रखने वाली शेख हसीना को लेकर भारत सरकार का रुख अभी भी वही है जो पहले था। कांग्रेस जैसा राग कट्टरपंथी मौलाना
साजिद रशीदी का भी है। उन्हें ढाका में हिंदुओं पर अत्याचार नजर नहीं आ रही है, उल्टा वो यूनुस के जिहादियों का बचाव कर रही हैं। एक खबर ये भी आई है कि दीपू ने इस निंदा की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहा है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि इस तरह की हत्या लोकतांत्रिक देशों में नहीं होनी चाहिए। इस्लामिक देश जहां हैं उस पर एक कानून है, इस निंदा के कानून है और उनको सजा दी जाती है, लेकिन यहां नहीं दी जाएगी। मगर जो लोग इसको जेनोसाइड कह रहे हैं, कहां से जेनोसाइड है मुझे बताइए आप। एक मौलाना साजिद रशीदी हैं, जिनको हिंदुओं पर जुल्म नहीं दिख रही है, और दूसरा बांग्लादेश का मौलाना अताउर रहमान बिक्रमपुरी है, जिसे बांग्लादेश में हो रही साजिश साफ साफ दिख रही है। मौलाना अताउर रहमान ने गिरफ्तारी से पहले फेसबुक लाइव आकर ढाका की कथित क्रांति का क्रेडिट लेने वाले एनसीपी के नेताओं को बेनकाब कर दिया है। एनसीपी नेता आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। जमात नेताओं के आतंकी कनेक्शन का भी खुलासा हुआ। बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने में भी हाथ है। हाल में ही गड़बड़ियों की साजिश रचने का आरोप है। शेख हसीना के हटते ही यूनुस ने कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा दिया, जो सालों से पाकिस्तान की चाहत थी। यूनुस और मुनीर ने मिलकर बांग्लादेश में भारत विरोध साजिश रची। इसके लिए कट्टरपंथियों को आगे करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस वोट बैंक के लिए बांग्लादेश की आलोचना करने के बजाय हिंदुओं पर ही सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में फिर कट्टरपंथियों ने हमला किया है। मशहूर रॉकस्टार जेम्स के लाइव कॉन्सर्ट पर हमला किया गया। कट्टरपंथी भीड़ ने कॉन्सर्ट में जमकर तोड़फोड़ की है। फरीदपुर में रॉकस्टार जेम्स का एक कॉन्सर्ट हो रहा था, बड़ा कार्यक्रम था, और कार्यक्रम के दौरान कट्टरपंथियों ने ईंट चलाए, पत्थर फेंके। मशहूर रॉकस्टार जेम्स ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। बांग्लादेश में ऐसे हमले की उम्मीद पहले से ही की जा रही थी। मानो पहले तय था कि कॉन्सर्ट पर हमला, क्योंकि बांग्लादेश अब वो बांग्लादेश नहीं रहा जहां संगीत के फनकारों को नवाजा जाता हो। अब बांग्लादेश पर कट्टरपंथियों का कब्जा है। ऐसे में लाजमी है कि शरीयत कानून हावी होगा, और उसी का नतीजा ये था हमला। यूनिस सरकार जब से बांग्लादेश में काबिज हुई है, बांग्लादेश के चरित्र में बदलाव आ गया है। धर्मनिरपेक्षता को गुनगुनाने वाला देश कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक हो गया है। यही वजह है कि फरीदपुर में आयोजित कॉन्सर्ट में जमकर तोड़फोड़ हुई, और इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिस्ट जिहादी ग्रुप ने ले ली। आपको बता दें कि इस्लामिस्ट जिहादी ग्रुप ने संगीत को हराम घोषित कर दिया, लेकिन इसी ग्रुप ने पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम के कॉन्सर्ट की इजाजत दी। ऐसे में साफ है कि ऐसे ग्रुप का ना तो दीन है और ना ही ईमान, और ऐसे ग्रुप को यूनिस सरकार की तरह से शय मिल रही है, जिसका नतीजा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की लगातार हालात खराब हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।